Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discussing about the 19th of July complete current affairs. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest update. And in this video we are going to discussing 10 current affair, and one is extra for you for your extra preparation. Okay, so let's move on the first question. Okay, first question is regarding PM Modi virtually addressed the United Nations ECOSOC 2020 recently, marking his first address to UNSC since becoming its non-permanent member of for 2021-22. The year 2020 marks 10th anniversary of the United Nation. इस वीडियो में आपसे पूछा गया है, सॉरी इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि जो यूनाइटेड नेशन इकोसॉक की जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने हमारी वर्चुअली मीटिंग को एड्रेस किया है, वो यूनाइटेड नेशन की कौन सी एनिवर्सरी है. ओके, सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है. ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी 125. वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए. ओके, हियर इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी दैट द मीन 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है यूनाइटेड नेशन की, जिसकी वर्चुअल मीटिंग को अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है. ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के एडवेंट की, तो ये 1945 में इसका एडवेंट हुआ था. ठीक है, और इकोसॉक इसका भी आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं. ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNECOSOC. ठीक है, यू हैव टू बी रिमेंबर. एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. ये भी आपको याद रखना. ठीक है, 75th एनिवर्सरी थी, दैट वाई इट वॉज इन न्यूज़. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is regarding Pakistan has signed an agreement with which country for the construction of 700 megawatt आज़ाद पट्टन हैडल पावर प्रोजेक्ट. तो पाकिस्तान अभी किस कंट्री के साथ 700 मेगावाट के लिए आज़ाद पट्टन हैडल पावर प्रोजेक्ट को साइन किया कंस्ट्रक्शन करने के लिए? ऑप्शंस आर श्रीलंका, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम. पॉज द वीडियो एंड गिव योर आंसर. ओके, हियर योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जस्ट अ मिनट. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट द मीन चाइना. चाइना इज योर राइट आंसर बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान और चाइना मिलके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से वहाँ से होके जाता, उसमें कंस्ट्रक्ट था, जिसका ऑब्जेक्शन अभी इंडिया ने उठाया, इसलिए इट वाज इन न्यूज़. ठीक है, और इसके बारे में जो यहाँ पे दिया हो ये भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें 700.7 मेगावाट बिजली का अभी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और जिसकी जो एस्टिमेशन कॉस्ट है ये $1.5 बिलियन है. ठीक है, यू हैव टू बी रिमेंबर. एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन झेलम रिवर. ठीक है, कंप्लीट 2026 तक इसको कर लिया जाएगा. ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Third question is, as per the United Nations report, India has recorded largest reduction in multidimensional poverty over a period of 10 years between 2005 to 2015. Approx how many people were brought out of poverty during this period in this country? ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल रिडक्शन किया अपनी पॉवर्टी में पिछले 10 सालों में. ठीक है, ये 2005 से 2015 तक का डेटा पब्लिश किया गया है. तो कितनी लोगों को अभी पॉवर्टी से ब्रॉट आउट कर दिया गया है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है. ऑप्शन है 273 मिलियन, 216 मिलियन, 201 मिलियन एंड 299 मिलियन. ओके, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए. चलिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 दैट द मीन ए इज़ द राइट आंसर. 273 मिलियन पीपल वर ब्रॉट आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द कंट्री. ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, इनको 273 मिलियन पीपल को क्या कर लिया, ब्रॉट आउट कर लिया गया, अलग कर दिया गया है पॉवर्टी से. पॉवर्टी के मतलब पॉवर्टी रिडक्शन से इनको मूव ऑन मिल गया है. ठीक है, 2015 से मतलब 2005-2006 से लेकर 2015-16 तक का ये डेटा है. अब ये क्यों न्यूज़ में था? जस्ट बिकॉज ऑन गोइंग कोविड-19 पेंडेमिक क्रिएटिंग अ हॉस्टाइल, ठीक है, हॉस्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है. तो इस कारण क्या हुआ है, जो पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई है. इसलिए जो पुराना डेटा उसके हिसाब से बताया कि इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया था और अब वो किस लेवल की ओर जाने वाला है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है. ठीक है, तब फिर मैं आपको बताऊँगा कि वाई इट वॉज इन न्यूज़. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड. ठीक है, फेडरल बैंक इस तरीके से कभी नॉर्मल आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो अब ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेट करता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला एंड गुजरात. वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए. चलिए, जो आपका फेडरल बैंक का जो आपका
हेड क्वार्टर है, इट वॉज इन सी केरला, केरला के अंदर ये लोकेट करता है, ठीक है। ये एलुवा कोची, जो कोची पोर्ट है, ठीक है, केरला में, वहाँ पे लोकेट करता है। यू हैव टू बी रिमेंबर, ये इस तरीके डायरेक्ट क्वेश्चन कभी फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले लेते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, द आज़ाद पट्टन हाइडल प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ठीक है। अभी हालांकि मैंने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था इसके पहले, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर देना मोर देन ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन आर झेलम, चेनाब, इंडस एंड सतलज। ओके, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, हेयर इज़ योर राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए झेलम। झेलम इज़ द रिवर विच इज़ गोइंग थ्रू द POK, ठीक है, POK से होके जाती है, जहाँ पे इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द जो ओरिजिन पॉइंट्स निकल के आता है वो इंडिया से आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो लार्जर शेयर है, ठीक है, वाटर का, वो कहाँ होके जाता है, वो POK से होके जाता है। एंड POK विच इज़ आर पार्ट, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अभी इस बार न्यूज़ में है, पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो आपको याद रखना है किन कंट्री के बीच में इसको अभी MOU साइन किया गया इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में इसको अभी कंस्ट्रक्ट करने के लिए MOU साइन किया गया है, ठीक है। और कितने मेगावाट बिजली के लिए, तो ये 700 मेगावाट बिजली के लिए, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द ओनली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच हैज़ नो रेल कनेक्टिविटी। तो ऐसा कौन सा नॉर्थ ईस्ट इंडियन में रेल है जिसका कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी अब आपको ऑप्शन है आपके यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ठीक है। ऑप्शन, वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, हेयर इज़ योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिक्किम। ओके, तो सिक्किम इज़ द ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वेयर द रेल कनेक्टिविटी इज़ वेरी लो। आप कैसा कह सकते हो, रेल कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ना के बराबर है वहाँ पे, जिस स्टेट में जो रेल कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस यहाँ पे आपसे जिस तरीके से अभी एंटी डिफेक्शन चल रहा है, मतलब जो डिफेक्शन हो रहा है अलग अलग पार्टीज़ में, उसके रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बनाया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुली रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस इज़ एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल, ठीक है। कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो एम्पावर होता है 10 शेड्यूल के अंदर कि वो क्या कर सके, प्रोविज़न और रूल्स वहाँ पे दे सके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी पावर होती है वो किसके पास होती है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन आर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, हेयर आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी, दैट द मीन दोनों स्टेटमेंट सही है कि इसके रिगार्डिंग जो डिफेक्शन से रिगार्डिंग जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात बताई गई है वो 10 शेड्यूल के अंदर है। दैट वाई फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। और जो इसमें जो पावर होती है वो भी किसके पास होती है, वो हमारे यहाँ के जो स्पीकर होता है उसके पास होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले जाने थोड़ा सा आप इधर समझ लीजिए क्या होता है एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इसके लिए जो हमारे बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट, सॉरी एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd, ठीक है, कौन सा 52nd अमेंडमेंट किया गया था 1985 में ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट। उस समय क्या हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ को पब्लिश किया गया था फॉर मतलब रोकने के लिए कि डिफेक्शन ना हो किसी पार्टी में, जो नेता एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें ईजिली, ठीक है। तो इसलिए इट वॉज इन न्यूज़, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ लेजिस्लेचर इज डीम्ड टू हैव अ डिफेक्टर इफ ही ईदर वॉलेंट्री गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी और डिसओबे द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी व्हिप ऑन वोट, ठीक है। ये भी उसी के आगे है। आप कैसे कोई कैंडिडेट्स को आप उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज लगा सकते हैं, मतलब उसको एक्यूज समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई लेजिस्लेशन है वो ये समझा जाता है कि उसने डिफेक्शन किया है, मतलब वॉलेंट्री उसने मेंबरशिप को छोड़ दिया या फिर किसी पार्टी मतलब अपनी पार्टी से डिसओबे किया है, जब पार्टी को वोट देना चाहिए उसने वहाँ पे वोट नहीं दिया है, ठीक है। अब उसका क्या होता है मतलब हम उसका डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि द ऑफिस ऑफ विप इज़ मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द हाउस नॉर इन अ पार्लियामेंट्री सिचू, कि जो विप है, ठीक है, रिगार्डिंग द डिफेक्शन वो रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है और पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। पॉज करिए वीडियो को, आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो आपकी राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, दैट द मीन ए इज राइट आंसर। क्यों? बिकॉज
क्योंकि अगर कोई मेंबर चाहे तो वो वॉलेंट्री अपनी पार्टी को छोड़ सकता है, और अगर वो क्या अपनी पार्टी से पूरी तरीके से सहमत नहीं है तो वॉलेंट्री क्या कर सकता है, अपनी पार्टी से मतलब वोट ना दे, जब वो वोट अपनी पार्टी को नहीं देता है तो उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर, ठीक है, 2/3 मेंबर उस पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन अपने आप ही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट वॉज इट रॉन्ग, क्यों? बिकॉज किसी भी हमारे रूल ऑफ बुक में, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया नहीं गया। ठीक है, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an international treaty that defines a framework for consular relation between sovereign state। ठीक है, सॉवरेन स्टेट्स के लिए जो हमारे रिलेशन अच्छे तरीके से बने रहें, तो कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो इस वायलेशन को रोकती है? सॉवरेनिटी मतलब सॉवरेनिटी को अगर कोई स्टेट बिलोंग नहीं करता है, मतलब सॉवरेन होने का दर्जा अलग कर देता है कि वो जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऊपर इसके खिलाफ केस हो सकता है। तो कौन सी ट्रीटी है जिसमें ये बताया जाता है कि सॉवरेन स्टेट्स होने चाहिए? ऑप्शंस है मैराकेश ट्रीटी, वियना ट्रीटी, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, हेयर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दैट द मीन वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन के बाद में अभी हम सुना होगा रिसेंटली इट वाज इन वेरी मच न्यूज़। क्यों? क्योंकि देखिए जो अभी हमारे यहाँ का कुलभूषण यादव जी का जो केस चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में, उनको अभी वहाँ पे क्या करके रखा है, उनको वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट उनका करके रखा है। ठीक है, तो दैट वाई इट वाज इन न्यूज़। एंड सेकेंडली जो अभी अभिनंदन, आपने सुना होगा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, वो क्या हो गया था, MiG-21 से जब उन्होंने पाकिस्तान का जो एक एयरप्लेन क्रैश कर दिया था, उस समय वो क्या हो गए थे, पाकिस्तान की बॉर्डर के उस पार गिर गए थे। तब हमने वियना कन्वेंशन का ही यूज़ करके उनको इंडिया में वापस से लेके आया था। तो दैट वाई इट वाज अ न्यूज़। तो इस तरीके डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में, अदरवाइज यूपीएससी हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में। अब वियना कन्वेंशन को कब ये बनाया गया था? ये 1963 में बनाया गया था। क्यों? ताकि जो इन्फॉर्मेशन है टू कंसुलेट, काउंसलर प्रोटेक्शन एंड द कंसल्टेशन अपॉन अरेस्ट, अगर कोई करता है किसी को, ठीक है, डिटेंशन किसी का करता है ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है, जब कोई फॉरेन कंट्री में, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई गया फॉरेन कंट्री में, उस समय क्या होता है, कोई किसी को डिटेंशन कर लेता है, उनको अरेस्ट कर लेता है, तब हम इस कन्वेंशन का यूज़ करके एक रियल डॉक्यूमेंट्री साइन करते हैं कि उस स्टेट ने गलत किया है और उसको, उस हमारे डिप्लोमेट्स को क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये वियना कन्वेंशन, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ टू एनिमल्स एक्ट। ठीक है, इसको प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल्स एक्ट के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पार्ट ऑफ आइटम्स अंडर सेंट्रल सब्जेक्ट लिस्ट 7 शेड्यूल। ठीक है, और जो ये जो क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये किसके अंदर, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, 7 शेड्यूल के अंदर। चलिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 दैट द मीन जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, बट इट वाज नॉट इन द सेंट्रल सब्जेक्ट। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट में नहीं आता, ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, जहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल बोथ आर एबल टू मेक अ रूल्स, बट इफ सेंटर मेक अ रूल फर्स्ट, सो इट वाज एम्पावर्ड ऑन द स्टेट टू रूल है। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा कि जो अगर सेंट्रल फर्स्ट टाइम रूल बना देता है तो वो रूल क्या हो जाएगा, स्टेट के ऊपर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेकंड आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो ये भी आपको समझना है। अब जो 7 शेड्यूल है, ठीक है, 7 शेड्यूल के अंदर कितने सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और हमने बता दिया ना जो क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट है ये 1960 में बनाया गया है, और ये जो हमारा 7 शेड्यूल का कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, जिसके अंदर 52 सब्जेक्ट है। ये भी याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए। एंड इसके अंदर जो 3 प्रोविज़न डाले गए हैं, फर्स्ट है 17 नंबर का जो प्रोविज़न है, उसमें बताया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल्स के ऊपर, अगर कोई ऐसा कुछ होता है तब वहाँ पे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर एनिमल्स के साथ कोई क्रूएलिटी की जाती है। फिर सेकंड फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कोई जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, अफॉरेस्टेशन करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स का प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में कोई बर्ड्स या एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये वहाँ पर वर्क करता है। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज इट वॉज सो मच इन न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, तो इसलिए रिसेंटली क्या हुआ है, एक जेम्स वेब मेगा टेलीस्कोप, ठीक है, ये अभी न्यूज़ में था, इसी के ऊपर इसलिए हमने क्वेश्चन को बनाया है. तो आपको बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वंस इंस्टॉल्ड इट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है. ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड है कि द टेलीस्कोप विल वर्क इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में वर्क करता है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नासा. ठीक है, ये किसका प्रोग्राम है, ये नासा का प्रोग्राम है. तो विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? Options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. Pause the video and give your answer. Okay, here is the right answer is option B. Option B, that the mean 2 and third statement is right. Why? Because of it is a flagship program of NASA. Easy. Second, telescope will work infrared spectrum, ये infrared spectrum में ही work करेगा. But first statement is wrong बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं है, मतलब केवल जो हमारे आकाश के अंदर जो पिंड होते हैं, जो मतलब जिस तरीके से बोल सकते हो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होती है, उनके लिए नहीं बनाया गया है. ठीक है, तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, आपकी रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, तो दैट वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में. और क्या है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, इसको फॉर्मरली एक अलग नाम से जाना जाता था जिसको बोलते थे नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप. तो ये भी याद रखना है कि ये नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के लिए इसको क्या इसका फर्स्ट नेम था. फिर अब ये इट विल बी द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप. ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जो कैपेबल ऑफ पियरिंग बैक 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग. ठीक है, कि ये 200 मिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग है, उसके बारे में कुछ हमको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता है. ठीक है, तो ये हमको वहाँ पे हेल्प करेगा, बट इट इज़ नॉट फॉर अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. तो ये कंप्लीट आज के पूरे आपके 11 करंट अफेयर्स थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो प्लीज़ like the video, subscribe the channel, press the bell icon for your daily and current affairs. Okay, thank you for watching. Have a good day.